नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 और 5 मार्च को तेलंगाना के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की सौगात तेलंगाना को देंगे और वो कई कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना के आदिलाबाद में सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली, रेल और सड़क क्षेत्र से संबंधित कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी आज सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी की 30,023 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की नींव रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। एनटीपीसी के मुताबिक ये परियोजनाएं टिकाऊ विकास और आर्थिक वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण बढ़त का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के बेद्दापल्ली जिले में स्थित एनटीपीसी के तेलंगाना अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना की इकाई 2 को देश के लिए समर्पित करेंगे और कुल 8,007 करोड़ रुपए के निवेश वाली ये परियोजना अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी करती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वेक्षण कराने के निर्देश दे दिए हैं और एक आधिकारिक बयान के अनुसार सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वेक्षण कर संबंधित विभाग को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है कि ताकि 24 घंटे में किसानों के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि को भेजा जा सके। सीएम योगी ने अधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने में लापरवाही न बरतने की भी हिदायत दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बयान में यह भी कहा गया है कि 2 मार्च तक 50 जिलों के 7,000 से अधिक किसानों ने क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे के लिए आवेदन किया है। बयान के मुताबिक सर्वेक्षण पूरा होने के बाद फसलों के नुकसान का मुआवजा बीमा कंपनियों के साथ राजस्व विभाग से भी दिया जाएगा। वहीं राहत विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से अति आवश्यक काम पर ही घर से निकलने की अपील की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये एक बहुत अच्छी पहल कह सकते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेमौसम बरसातों की वजह से किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे में योगी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है किसानों को। हिमांशु, बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश हुई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ऐलान जो किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है और सीधी ये बड़ी बात बोली है कि जो भी इसमें नुकसान हुई है उसकी भरपाई भी होगी और जो जिला अधिकारी है उनको ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी नुकसान हुआ है फसल का उसका एक आंकड़ा दिया जाए, जो उसका एक आकलन किया है जिसके आधार पर किसानों को उनका उचित मुआवजा भी दिया जाए। और देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद इसको लेकर एक्स पर ट्वीट करके बोला है कि जो इस घटना में जिनकी जान गई है या जिनको नुकसान हुआ है उनको 4 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। यानी कि जो इसमें जो बेमौसम बारिश हुई, जो ओला जो पड़ा, उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता करने का भी ऐलान किया है और ये इसका निर्देश भी दिया है कि किस तरह से आगे की जो चीजें हैं वो प्रक्रिया फिर से सही ढंग से हो पाए। और जो बिजली जिस तरीके से आकाशीय जब बिजली का जब उनके ऊपर गिरी, जिन लोगों के ऊपर गिरी और उनमें उनकी जान गई है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने इसमें दुख भी प्रकट किया है, संवेदना भी जताई है और आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि कई बार बेमौसम बारिश हो जाती है या आकाशीय जो बिजली गिरती है, ओलावृष्टि होती है, उस वजह से आंधी तूफान जो आती है उस वजह से कई बार लोगों की जो जान चली जाती है, किसानों की जो उसमें मौत होती है या जो फसलों को नुकसान होता है,
तो यही कारण है कि सरकार हर बार उसके लिए उचित काम करती है, उनको मुआवजा देती है और जो भी सहायता दी जा सके वो सरकार अपनी तरफ से देने की कोशिश करती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जो जिला अधिकारी है, डीएम है, उनको दिशा निर्देश दिया है कि जिस भी जिले में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिन लोगों की जान गई है, उनको मुआवजा, आर्थिक मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ जो फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके वो मुआवजा भी किसानों को मिलना चाहिए। यानी कि जो सरकार है लगातार कहती आती है, हमारी जो सरकार है वो किसान हितैषी है, हम किसानों की दर्द को समझते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं और डबल इंजन की बात कहते हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं केंद्र में, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं। बिल्कुल, दोनों का जो साथ है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है, और देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इसमें संवेदना भी प्रकट की है और आर्थिक सहायता भी की है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मदद पहुंचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी खबरों पे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अब किसानों को 24 घंटे के अंदर ही जो उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए 4 लाख के मुआवजे देने की बड़ी बात कही है, जिससे किसानों को कहीं ना कहीं बहुत ही राहत पहुंचने वाला है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत का कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ है, जिसको लेकर सांसद की तरफ से कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। एसएचओ ने बताया है कि रावत का सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कथित आपत्तिजनक वीडियो मामले में उनके निजी सचिव दिनेश चंद्र रावत की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की लगातार तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक के कई वीडियो सार्वजनिक हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बाराबंकी से एक बार फिर से उम्मीदवार घोषित किए जाने के 24 घंटे के अंदर ही रावत का सोशल मीडिया पर एक कथित आपत्तिजनक वीडियो सार्वजनिक हुआ है, जो कि तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुलिस कंट्रोल रूम में आए एक कॉल से हड़कंप मच गया, क्योंकि इस कॉल में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये कॉल पुलिस कंट्रोल रूम के सीयूजी नंबर पर आया था, जिसके बाद कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी ने तुरंत धमकी वाले नंबर की शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मामले में बीते रविवार को सेंट्रल जोन के महानगर कोतवाली में सुरक्षा मुख्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल उधम सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार धमकी वाले कॉल सीयूजी नंबर पर की गई थी, जिसे मुख्य आरक्षी ने रिसीव किया था। कॉल करने वाले ने आरक्षी से कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा दिया जाएगा। जब मुख्य आरक्षी द्वारा पूछा गया कि वो कहां से बोल रहे हैं, तो तत्काल उसने फोन काट दिया। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए उसे आपत्तिजनक और सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक करार दिया है। सिन्हा ने कहा है कि प्रसाद समेत राजद नेताओं का ऐसा व्यवहार राजनीति के प्रति उनके लचर दृष्टिकोण और सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा को कमजोर करने के प्रयास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रसाद खुद भ्रष्टाचार के मामले में दोषी हैं। उनके द्वारा हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वे सनातन धर्म के खिलाफ है और सदियों पुरानी परंपरा को नष्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा कि वे यानी कि लालू प्रसाद सहित राजद नेता राजनीति जोकर की तरह व्यवहार करते हैं। हमें ऐसी ताकतों को रोकना चाहिए। ये सर्वविदित तथ्य है कि हमारे प्रधानमंत्री ने सनातन धर्म के लिए क्या किया है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने के कयास लगातार लगाए जा रही हैं, लेकिन अब उनके दमन दीव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है और ये दावा
कांग्रेस की दमनदीव यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल ने किया है। दमनदीव में बीजेपी की मौजूदगी के बारे में बात की जाए तो भाजपा ने दमनदीव लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार उम्मीदवार के तौर पर मौजूदा सांसद लालू भाई पटेल के नाम का ऐलान किया है और ऐसे में इस सीट से कांग्रेस सबसे बड़े चेहरे यानी कि प्रियंका गांधी को भी रण में उतार सकती है। दमनदीव के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल ने कहा कि ये सच है कि प्रियंका गांधी दमनदीव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है और इस संबंध में कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी हो चुकी है। इस सीट से प्रियंका गांधी को लड़ाने का गणित भी बन चुका है। सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश से प्रियंका गांधी को कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है। तो शराब घोटाले से जुड़े कथित मामले में 8 समन जारी होने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को जवाब दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख भी मांगी है। केजरीवाल ने कहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सवालों का जवाब देंगे। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8वां समन जारी करते हुए 4 मार्च को पेश होने के निर्देश दिए थे और इससे पहले जांच एजेंसी ने दिल्ली के सीएम को 22 फरवरी को 7वां नोटिस जारी किया था। तब सीएम केजरीवाल को 26 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि आपने नोटिस को गैर कानूनी बताया था और एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा था। तो सीएम केजरीवाल को 8वां समन भेजा गया और हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारे समन एक तरह से गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी अब सीएम केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के सभी सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये जवाब वो 12 मार्च के बाद ही देंगे। कोई ऐसी तारीख 12 मार्च के बाद ईडी को रखनी होगी जिन सवालों के जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो लगातार ईडी की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से केजरीवाल को नोटिस आ रहा था। 8वां नोटिस जारी किया गया और इसी के तहत 26 फरवरी को उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया कि उन्हें कोर्ट का उन्होंने रुख किया है और कोर्ट का जब तक जवाब नहीं आता या कोर्ट का जब तक जो फैसला नहीं आता वो किसी भी सवाल के जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इस नोटिस को जो ईडी लगातार उन्हें 8 समन भेज चुकी है, इसे आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल की तरफ से गैर कानूनी करार दिया गया था। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमांशु फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। हिमांशु, 8वां नोटिस गया, उसके बाद अब कहते हैं केजरीवाल साहब कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे, तो क्या अनुमान लगाया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लगातार उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, 8वां नोटिस भी जारी किया गया, समन भेजा गया, तो अब जो जवाब होगा वो कितने हद तक उससे ईडी संतुष्ट होगी या आगे का क्या कदम हो सकता है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में जो शराब नीति को लेकर जिस तरह से कार्रवाई हुई थी, जो आरोप तमाम तरह के लगे थे और उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और इसमें मुख्यमंत्री जो सीएम केजरीवाल है उन तक ये बात जब पहुंची और उनसे पूछताछ के लिए जब ईडी लगातार उनको बुला रही है, 8 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक वो पेश नहीं हुआ ईडी के सामने। और ये जो पूरा मामला है, ये राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला चल भी रहा है। ईडी ने इसमें याचिका भी दायर की है कि जो मुख्यमंत्री है वो हमारे समन के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं। और देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम केजरीवाल ने जवाब दिया है ईडी को और ये कहा है कि जो समन भेजा गया है वो गैर कानूनी है। यानी कि जो बात वो पिछले 7-8 समन में कहते हुए आ रहे हैं, उन्होंने अब भी यही बात बोली है कि समन जो भेजा जा रहा है ईडी की तरफ से वो गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है ईडी का। यानी कि आपको बता दें कि उन्होंने साफ ये बोला कि 12 मार्च के बाद कोई तारीख मांगी जाए। यानी उन्होंने ईडी से ये बोला कि 12 मार्च के बाद कोई तारीख के बाद कोई तारीख ऐसी हो जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो जा सकते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं खुद ईडी के सामने जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ऐसे में जहां आपको बताया कि जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 22 फरवरी को 7वां नोटिस जारी किया था और 26 फरवरी को
पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने आपने इसको गैर कानूनी बताया था और एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए भी कहा गया था। तो देखिए जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, ईडी अब कोर्ट का सहारा ले रही है, कोर्ट में मामला है और 8 समन अब तक जा चुका है और उन्होंने 8वें समन के बाद ये बात बोली है कि 12 मार्च के बाद वो कहीं ना कहीं ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। यानी कि अभी भी उन्होंने समय मांगा है ईडी से कि 12 मार्च के बाद वो सवाल का जवाब देंगे, लेकिन वर्चुअली देंगे, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो 12 मार्च के बाद कोई तारीख रखी जाए, ऐसा कहना है सीएम केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, ताकि वो ईडी के सवालों का जवाब हालांकि ईडी के दफ्तर ना जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय मध्य प्रदेश में है और यात्रा को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के मुख्य चेहरे थे। इसका जन विश्वास महारैली एक ही संदेश था कि इंडिया गठबंधन का मतलब है किसान के लिए न्याय, युवाओं बेरोजगारी के लिए न्याय, सामाजिक ध्रुवीकरण से मुक्ति, आर्थिक विषमताओं से मुक्ति। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पटना एक राजनीति का केंद्र है। कांग्रेस नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक भूकंप वहीं से शुरू होते हैं, कभी कभी वहां पर पलटी भी मारी जाती है, वहां पलटी के भी उस्ताद हैं। तो एमएसपी सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को 1 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन वो अभी भी हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है। मामले को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसानों ने अपना फैसला नहीं बदला है। उन्होंने कहा है कि हम किसान यहीं खनौरी और शंभू सीमा पर रहेंगे, हम अपने ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने दिल्ली की तरफ मार्च करने का अपना फैसला नहीं बदला है। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक सरकार सड़कें फिर से नहीं खोल देती। हमने अन्य राज्यों के किसानों से 6 मार्च को रेलवे, बस या किसी अन्य वाहन का उपयोग करके दिल्ली की तरफ मार्च करने के लिए कहा है। तो ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी बीजेडी ने एक दूसरे पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन के बारे में अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया, जिससे कि राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने स्पष्ट किया है कि बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। पार्टी के चुनाव प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर ने बीजेडी पर ऐसी अफवाहें फैलाने का भी आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सस्मत पात्रा ने आरोप का खंडन करते हुए दावा किया है कि बीजेपी ने ही गठबंधन की अफवाह शुरू की। पात्रा ने यह भी कहा है कि भाजपा गठबंधन की अफवाह फैला रही है। वास्तव में बीजेडी को किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जनता के आशीर्वाद से बहुत मजबूत है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वे यानी कि बीजेपी नेता ऐसी अफवाहें क्यों फैला रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।